नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बेटी ने तो कभी खुला आसमान तक नहीं देखा। आप ये क्या कह रही हैं? इसका तो चेहरा कभी सूरज ने भी नहीं देखा। राधिका ने इतनी बड़ी बात डॉक्टर जानकी को तेज सांसों और ऊंची आवाज में गुस्से से कही। डॉक्टर जानकी ने गहरी सांस ली और फिर राधिका और उसकी बिन ब्याही प्रेग्नेंट बेटी को समझाने की कोशिश करने लगी। देखिए राधिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी छोटी बेटी गैर लोगों से पर्दा करती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी यही है कि आपको हकीकत से आगाह करूं। हालांकि डॉक्टर जानकी भी उस बच्ची की ये हालत देखकर सोच में पड़ गई। वो भी यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन हकीकत से मुंह कहाँ मोड़ा जाता है। खानदानी लोगों के लिए तो किसी भी तरह की कोई ऐसी वैसी बात सुनना एक तरह से मौत है। डॉक्टर जानकी ने अल्ट्रासाउंड और यूरिन की रिपोर्ट्स परेशान हाल माँ के सामने रख दी। रिपोर्ट का नतीजा बिल्कुल खुली किताब की तरह था। 15 साल की बेटी साथ ही के निरीक्षण कक्ष में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी और सुबक सुबक कर बेआवाज रो रही थी। डॉक्टर जानकी ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका और फिर उसकी माँ को इशारा किया कि वो अपनी बेटी से मिल ले। फिर डॉक्टर जानकी अपने ऑफिस में आकर कुर्सी पर वापस बैठ गई। अफसोस और रंज, परेशान हाल बच्ची की माँ के लिए हमदर्दी और क्या हुआ होगा, इस बारे में बैठकर सोचने लगी। थोड़ी देर गुजरी तो ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर जानकी ने आंखें खोली, झूलती कुर्सी को रोका और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, यस कम इन। बेआवाज दरवाजा खुला। दूसरे कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज आई और फिर दरवाजा बंद हो गया। मरीज लड़की की माँ और बहन कमरे में दाखिल हुई। सर झुकाए शर्मसार सहारा लेकर चलती माँ, जिसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी, लेकिन कुछ ही पल में वो बूढ़ी दिखने लगी थी। दोनों माँ बेटी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से और भी सख्ती से लपेट लिया था, जैसे इस नाजुक स्थिति में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, या शायद दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना चाहती थी। कुछ पल खामोश रही। डॉक्टर जानकी ने ऐसे बहुत से केस अपनी रोजमर्रा प्रैक्टिस में देख रखे थे, फिर भी कम उम्र मरीज को देखकर वो भी बहुत सदमे का शिकार हो जाती थी। अब वो सदमा हल्का हो चुका था। एक प्रोफेशनल का ये काम नहीं है कि वो मरीजों के साथ रोने धोने लगे, बल्कि उसका काम उनको सदमे से निकालने में मदद करना होता है। आखिरकार लड़की की मां ने हौसला किया और आंसू से भरी हुई आंखों और कपकपाती आवाज में कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरे पति अनुज और ससुर का समाज में निहायत ही आला मकाम है। आप जानती हैं, मेरे ससुर कस्बे के चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार तो मेरे पति भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमारे खानदान की समाज में एक इज्जत है, सब खत्म हो जाएगा। हमारे खानदान के मर्द ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तो वो अपने हाथों से अपनी इस बेटी का गला दबा देंगे या खुद अपने आप को खत्म कर लेंगे। ये कहते कहते लड़की की माँ राधिका का सांस फूल गया। फिर उन्होंने खोजी नजरों से इधर उधर देखा। डॉक्टर ने इन खामोश नजरों का मतलब समझ लिया। वो उठी, फ्रिज का दरवाजा खोला, ठंडे पानी का एक गिलास भरा और लड़की की माँ राधिका के सामने रखा। माँ ने सवालिया नजरों से बराबर में बैठी अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा। शायद उसे भी प्यास लगी हो, लेकिन उसने नहीं में सर हिला दिया। फिर लड़की की माँ राधिका ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। हाथों की कपकपाहट इतनी ज्यादा थी कि गिलास का पानी भी छलक छलक कर नीचे गिर रहा था। राधिका का दामन आंसुओं के साथ साथ पानी से भी तर हो गया। राधिका ने अपने गले में अटके आंसुओं के गोले को पानी के 2-3 बड़े घूंट भरकर नीचे उतारा और फिर दोबारा से बातों का सिलसिला जारी किया। मैंने बेटी से पूछा है कि ये सब कैसे हुआ। तुम तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, स्कूल तक तो तुम्हें मैं लेकर आती जाती हूँ, फिर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? बहुत मिन्नतें करने के बाद बेटी ने बताया कि जब जब आप बाजार जाती थी तो साथ वाले मामू का बेटा आ जाता था। मैं अक्सर अपनी भाभी से कहकर चली जाती थी कि मेरी बेटी घर पर अकेली है, पढ़ रही है, जरा ख्याल रखना, और मेरी भाभी अपने बेटे को भेज देती थी कि जाओ बहन का ख्याल रखना। साथ साथ पलकर बड़े हुए हैं, बल्कि बड़े भी क्या, 15 साल की मेरी बेटी और 17 साल का मेरा भतीजा, हम तो उन्हें बहन भाई ही समझते हैं। मेरे भतीजे रोहन ने पहले मेरी बेटी को छेड़ा तो बेटी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो ना माना। कुछ दिनों बाद उसने बच्ची से कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है।
डॉक्टर ने फौरन इस बात में सर हिलाया कि जैसे किसी मसले का बेहतरीन हल मिल गया हो, और बोली, राधिका जी, ये बेहतर रहेगा। बच्चों की शादी ही इस मसले का बेहतरीन हल है। लेकिन राधिका ने अपना सर नहीं में झटका। नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोहन और मेरी बेटी अभी बहुत कम उम्र है और खानदानी मसाइल ऐसे हैं कि मेरे पति कभी भी हमारी बेटी का रिश्ता मेरे भाई को नहीं देंगे। आखिर मैं कैसे अपनी इतनी कम उम्र बेटी की शादी करवा सकती हूँ? अपने पति को क्या कहकर राजी करूंगी और ससुर को क्या जवाब दूंगी? समाज में उठी उंगलियों को कैसे रोक पाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। बेबस माँ एकदम उठी और डॉक्टर के कदमों में बैठ गई। बेचारी बेबस माँ किसी फकीरनी की तरह हो गई। एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका कीमती लिबास एक भीख मांगने वाली की तरह फटे चीथड़े की सूरत इख्तियार कर चुका हो और खूबसूरत ज्वेलरी बदनुमा बनकर रह गई हो। जैसे एक तड़पती आवाज आंसुओं के साथ एक मसीहा से अपनी बेटी की जिंदगी और खानदान की इज्जत का सवाल कर रही थी। डॉक्टर जानकी भी एक माँ थी जो दूसरी माँ का दर्द बड़ी आसानी से समझ सकती थी। उन्होंने इस लाचार माँ को कंधों से थामकर सहारा दिया, सोफे पर बैठने में मदद की। प्लीज डॉक्टर साहिबा, आप भी तो एक माँ हैं। औलाद नाफरमान और गुनहगार ही क्यों ना हो, माँ तो उसे बचाने की कोशिश करती है ना। मैं अपनी इस बच्ची को कैसे मर जाने दूं? इस बाइज्जत खानदान को तबाही से बचा ले, प्लीज कुछ करें। डॉक्टर जानकी जानती थी कि जल्द या देर उन्हें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हर दफा एक सी कहानी होती थी, रोती धोती पर्दे डालती माँ और शिकार हुई लड़की। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर जानकी ने जमीर की आवाज सुनी और इस बात का पर्दा रखने का फैसला किया। जरूरी दवाएं और सलाह के साथ उन्होंने बिलखती माँ और सहमी हुई लड़की को तसल्ली देकर रवाना किया। मरीजों को रवाना करके डॉक्टर जानकी अपनी सीट पर बैठ गई। हालांकि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर थी, लेकिन उसके सीने में भी एक माँ का दिल धड़कता था। वो बहुत अफसोस कर रही थी और कुदरत के इंसाफ पर भी हैरान थी। वो जानती थी कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो इस सीरीज की एक कड़ी थी। डॉक्टर जानकी के जहन में गुजरे साल पहला किस्सा चलने लगा। पिछले साल उसी लड़की का प्यासा शैतान पिता अनुज और एक घूंघट किए औरत डॉक्टर जानकी के पास आए थे। अनुज ने इस औरत को अपनी एक दूर पार की रिश्तेदार बताया था। कहा था कि इस औरत के हस्बैंड दुबई में रहते हैं और इनसे एक संगीन भूल हो गई है। अब बहुत परेशान है और शर्मिंदा भी। डॉक्टर जानकी सब कुछ समझ चुकी थी कि आखिर मामला क्या है। उसने अनुज को ऑफिस में ही इंतजार करने को कहा और उस औरत को निरीक्षण कक्ष में ले गई। वहां वो औरत जरा सी हमदर्दी पाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने बताया कि मेरे पति को बाहर भेजने का सभी खर्च अनुज ने ही किया था। मेरा पति उसे एक नेक इंसान और उसके इस काम को एक एहसान समझता है, लेकिन ये सब उस सौदे की वजह से है जो इस वहसी अनुज ने मुझसे किया था। मेरे सामने मेरे पति का वीजा था और दूसरी तरफ बेडरूम का वो दरवाजा जिससे गुजरकर ही वो वीजा मेरे बच्चों के भविष्य में रोशनी ला सकता था। मेरे अंदर की माँ ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना आप कुर्बान किया और अनुज का सौदा मंजूर कर लिया। अगर अब भी किसी वक्त मैं इस वहसी को इनकार करती हूँ तो वो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारा पति वापस आ जाएगा, फिर बना लेना अपने बच्चों का भविष्य। डॉक्टर जानकी कुदरत के इंसाफ को देख रही थी। कर्म की यही श्रृंखला है। बाप का पुराना कर्ज आज बेटी चुका कर गई थी। कहा जाता है कि ये एक ऐसा कर्ज है जो माँ बाप के द्वारा किए जाने पर हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और क्या आज के टाइम में भी किसी सगे संबंधी पर विश्वास करके घर और बीवी बच्चों को उसके भरोसे पर अकेला छोड़ा जा सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।